देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। कक्षा नवम के मेरे प्रिय छात्रों, नए सत्र के लिए आपको शुभकामनाएं। और बड़ी भीषण विषम परिस्थिति चल रही है कोरोना की। पिछले साल भी थी, अब की बार भी है। और नतीजा ये कि हमारी बड़ी सघन परीक्षा हो रही है। भगवान परीक्षा लेता है ऐसे में कि जब वो हमें कष्ट देता है तो वो क्या चाहता है, क्या चाहता है वो हमसे। वो हमारी परीक्षा लेता है, हमें आजमाइश करता है। कौन कष्ट में भी मुझको ही संबल माना करता है, परमात्मा चाहता है। कौन कष्ट में भी मुझको ही संबल माना करता है, रह भरोसे मेरे ऊपर मुझको माना करता है। दारुण दुख में उसकी आंखों से आंसू तो आते हैं, लेकिन पालन कर्तव्य को पूजा माना करता है। निश्चय ही मेरे उस प्रिय पर समय करे कितने ही वार, जीत उसी की होती है और कर लेता भवसागर पार, कर लेता भवसागर पार। इसलिए हमें कोरोना के इस विषम परिस्थिति में निराशाहीन नहीं होना चाहिए। हिम्मते मर्द मदद खुदा, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत के हिमाते की दुनिया गुलाम, हारो ना हिम्मत बिसारो ना राम। इसलिए हमें भी हिम्मत नहीं हारनी है। अभी मैंने कहा कि लेकिन पालन कर्तव्य को पूजा माना करता है। कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख दर्द आ जाए, जो कर्मवीर मनुष्य होता है वो अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को नहीं छोड़ता है। हमें भी नहीं छोड़ना है अपना कर्म। आइए अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। और हिंदी में आज हम व्याकरण पोर्शन को लेते हैं, और वो भी हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना में वर्तनी को खासकर हम लेते हैं। कुछ आपसे मैं प्रश्न करता हूं। साधारण से प्रश्न है, बर्तन, बर्तन को बर्तन क्यों कहा जाता है? बर्तन को बर्तन क्यों कहा जाता है? बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन मुझे ऐसा उत्तर नहीं चाहिए कि आप लोग अपने घरेलू उत्तर देने लगें। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, भाषा के स्तर से बोलिएगा, क्योंकि बर्तन को हम बरतते हैं। बरतने के कारण, नित्य प्रयोग में लाने के कारण उसे हम बर्तन कहते हैं। और जब भाषा की हिंदी की बात आई है तो अब हमें यह देखना है कि जो भाषा हमारी बातचीत करने के लिए नित्य प्रयोग की जाती है, नित्य वर्तनी में आती है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्तनी। जी हाँ, वर्तनी। मैं समझता हूं आप मेरी बात को समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। और ये वर्तनी दो प्रकार की होती है भाई। वर्तनी अर्थात उच्चारण। हम उच्चारण कितना अच्छा कर पाते हैं अथवा कितना खराब कर पाते हैं। इस प्रकार ये वर्तनी दो प्रकार की हो गई, एक शुद्ध वर्तनी, एक अशुद्ध वर्तनी। लेकिन जो अशुद्धियां हम कर जाते हैं तो हमारी भाषा अशुद्ध हो जाती है। जब भाषा, जिसकी भाषा शुद्ध होती है उसके विचार उच्च होते हैं, जिसके विचार उच्च होते हैं उसका आचरण उच्च होता है। और ध्यान रखिए, चरण मंदिर तक ले जाते हैं, आचरण भगवान तक ले जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए हमें अपने आचरण को सुप्रभावित करने के लिए अपनी भाषा को सुधारना है, और उसमें सबसे पहले वर्तनी को शुद्ध करना है। दो प्रकार की हो गई वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी। ये अशुद्धियां, ये अशुद्ध वर्तनी दो प्रकार की कैसी होती है इसके लिए जरा हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। आप देखेंगे इन शब्दों को बड़े ध्यान से। देखिए शब्द क्या क्या हैं। पहला शब्द है जनता, प्रसंग। नहीं, चलो हम नहीं पढ़ते, आप ही पढ़िएगा इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं आप। पहले शब्द को पढ़ो। चलो ये तो मैंने पढ़ ही दिए थे दोनों। ये तीसरा शब्द लीजिए, और ये देखिएगा ये शब्द क्या है, चौथा।
पांचवा देखिए और छठा देखिए। बस हम बोलने में यही गड़बड़ी करते हैं। हम इसे पढ़ने में पहला जो शब्द है उसे हम क्या पढ़ जाते हैं? जनता, जनता पढ़ जाते हैं। इसे प्रसंग पढ़ दिया, इसे द्विवेदी पढ़ दिया, इसे संदर्भ पढ़ दिया और इसे परीक्षा पढ़ दिया। जल्दी में कर गए वैसे, और इन दोनों को हमने कर्म पढ़ दिया। तो ये जब इस प्रकार से हम अशुद्धियां कर जाते हैं, ये हमारी अशुद्ध वर्तनी हो जाती है। और शुद्ध क्या होगी? शुद्ध करने के लिए तो मैंने शुरू में इनको शुद्ध आपको दिखाया है। इसको जो है करेंगे जनता, प्रसंग, द्विवेदी, संदर्भ, परीक्षा, कर्म और यह क्रम। इस प्रकार से हम इन्हें शुद्ध करके बोलते हैं भाई। और शुद्ध करके जब बोलते हैं तो हमारी वर्तनी शुद्ध होती चली जाती है। अब यह अशुद्धियां किन कारणों से आ जाती है? देखिए, ये कुछ शब्द और मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, पहला शब्द क्या है? वही जो अभी हमने देखा था। पहला शब्द वही है। इसको हम द्विवेदी बोल जाते हैं, जबकि ये द्विवेदी होता है। और ये कृषक बोल जाते हैं। कृषक, कृषक शब्द होता है, कृषक बोल जाते हैं। और ये शब्द है व्यंग बोल जाते हैं इसको, व्यंग अपने व्यवहार में, जबकि ये होता है व्यंग्य। व्यंग्य शब्द होता है शुद्ध उच्चारण के हिसाब से। और ये बाजार नहीं होता, बाजार होता है। इस प्रकार हमारी पहली जो अशुद्धि आई वो आई है असावधानी और जल्दीबाजी के कारण। जल्दीबाजी के कारण हमारी आंचलिक भाषा बन जाती है। पूछ लेते हैं, भैया कुकर करेगा इस काम को? कुकर, तो कुकर का मतलब क्यों कर, अर्थात कैसे करोगे इस काम को। वो शुद्ध भाषा यदि हम बोलेंगे, कहते जो भाषा शुद्ध बोलते हैं, जिनकी भाषा का संप्रेषण शुद्ध होता है, उनके बोलने में भी फूल से झड़ते हैं। अगले शब्द देखिएगा जरा। अगला शब्द देखो, यह शराब। शराब मतलब उसने शराब पी रखी। शराब नहीं होता है शब्द, ये शराब होता है। और ये अर्थ में बड़ी दिक्कत है। एक बार मैं आपको बताऊं, ये अर्थ की जो विडंबना होती है समझने की। एक राजा के यहाँ 3 उम्मीदवार थे और मंत्री का प्रधान पद सिलेक्शन के लिए था। एक प्रधानमंत्री रखना था और 3 उम्मीदवार थे। एक उनमें अपना रिश्तेदार था, 2 और थे। और उनको उन्होंने एक ही वाक्य बोला कि इस आज्ञा का पालन करो। संस्कृत का जमाना था, तो संस्कृत में उस राजा ने कहा सैंधव आनेय, कह दिया। तो तीनों को एकदम कह दिया जाओ गत। तो चले गए। तो उनमें से थोड़ी देर में एक उनमें से पता क्या, सेंधा नमक की बोरी अपने कमर पे लाद करके लाया और वहां पटक दिया और सेंधा प्रस्तुत। एक और आया, उसने एक आदमी को पकड़ के लाया, सामने खड़ा कर दिया, सेंधा प्रस्तुत। एक जो तीसरा था वो एक घोड़े पर सवार होकर कहा, घोड़ा दरबार में ले आया और कहा सेंधा प्रस्तुत। अब इसमें किसको सिलेक्शन करना था? जो अर्थ के हिसाब से शब्द के उच्चारण को, शब्द को, वर्तनी को समझता हो, उसका इसमें चयन होना था। तो अब राजा कहने लगे कि भाई जो घोड़ा लाया है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसको चयनित कर लिया, उसको प्रधानमंत्री रख लिया। क्यों? क्योंकि राजा का ये तर्क था कि मुझे भला सिंधा नमक की क्या जरूरत, मुझे भला सिंधु प्रदेश में रहने वाले इस सिंधवासी की भला मुझे क्या जरूरत। मुझे तो जरूरत है, राजा को जरूरत घोड़े की पड़ती है। इसलिए जिसने इसका अर्थ घोड़ा समझा है वो बिल्कुल सही समझा है, तो इसलिए उसको उसका चयन हो गया। इस प्रकार अर्थ की भ्रांति से भी हम गलतियां कर जाते हैं। अर्थ संबंधी भ्रांति हो जाती है और गलतियां हो जाती हैं, हमारी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। अब देखिए, एक और मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये इसके साथ में क्या है कि हम अस्थान बोलते हैं, जबकि होता है स्थान। मुंह से पहले सांप वाली सिसकारी निकालते हैं, थान तब निकलता है स्थान, तो ये शुद्ध होता है। और बोलने में गलती क्या करते हैं? अस्थान बोल जाते हैं। ऐसे ही
ये नाला शब्द भी कहीं पर नाला अशुद्ध हो जाता है, कहीं पर नाला, क्योंकि यदि हाथ में कड़ावा बांधने वाला होता है सो नाला कह देते हैं, जिसमें पानी बहता है पानी के स्रोत को सो नाला कह देते हैं। तो इसी प्रकार से लिखने में भी अशुद्धियां हो जाती है इसमें, जैसे आशीर्वाद है, आशीर्वाद, तो कई समझ नहीं पाते कि शी के बाद में जो आधा र बोल रहा है वो आने वाले अक्षर के ऊपर चढ़ जाता है, तो उसको शुद्ध करके ऐसे लिखना चाहिए जैसे हम आपको ये दिखा रहे हैं। इसी प्रकार आनंद में गलती करते हैं, आधा न पुराना इस तरह से बना देते हैं। अध्ययन में गलती कर जाते हैं, एक या छोड़ दिया गया जबकि इसमें दो या होते हैं। दर्शन, जैसे मुंह से बोलते हैं दर्शन, अशुद्ध बोलते तो वही वैसा ही लिख देते हैं, जबकि होता है दर्शन, दर्शन होता है। तो इस प्रकार से ये एक हमारी वाचन और लिपि के ज्ञान के अभाव में ये हमारी गलती हो जाती है, वाचन और लिपि के ज्ञान के अभाव में। जरा इन शब्दों को भी देखिएगा, ये है कई बार आ जाता है कि इनका विलोम शब्द लिखो पक्ष, तो कई बच्चे निर लगा देते हैं, निरपक्ष कर देते हैं, जबकि उसका निष्पक्ष होता है। और ये दूसरा शब्द आप देखिए, इसमें भी गलतियां कर जाते हैं, ये उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त होता है। इसी प्रकार से ये उज्ज्वल में दोनों ज आधे बनते हैं, और उज्ज्वल के बाद में कवित्री नहीं होता, कवयित्री, कवयित्री ऐसा होता है। मुंह से बोलेंगे मेरे साथ में, मुंह से बोल बोल करके आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक से फिर लिखेंगे भी, क्योंकि उच्चारण जब मुंह से ठीक होता है तो फिर हम उसे ठीक से लिख लेते हैं। एक शब्द तो ये बोलते तो हैं रचयिता, बोलते हैं रचयिता, और वही रचयिता लिख भी जाते हैं, वो गलत हो जाता है, इसमें नंबर कट जाता है। तो आप जानते हैं संदर्भ जो है 2 नंबर का होता है और संदर्भ का हिस्सा होता है शब्द, इसमें रचयिता नहीं लिखना चाहिए हमें, ये रचयिता शब्द होता है। और एक बड़ा पॉपुलर शब्द है, बहुत लोग इसे बड़े बड़े भी गलतियां करते मिलेंगे, या मातृभूमि बोलते हैं, मातृभूमि जन्मभूमि को, मातृभूमि नहीं होता, ये मातृभूमि होता है, मातृभूमि। और इस प्रकार ये गलतियां हमारी हुई व्याकरण और शब्द रचना का अपूर्ण ज्ञान होने के कारण। व्याकरण का हमें ज्ञान होना चाहिए, शब्द रचना का हमें ज्ञान होना चाहिए। और शब्द रचना की जब बात आई तो मैं थोड़ा सा वर्णमाला से आपको छेड़ देता हूँ, मतलब आपको बता देता हूँ। वर्णमाला सहारा तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि विषय है आज वर्तनी। तो वर्णमाला में जब उच्चारण हम सही से करते हैं तो वर्तनी हमारी शुद्ध रहती है, नहीं तो नहीं रहती। अब जैसे ये है क वर्ग, क वर्ग में क्या होता है भाई, क ख ग घ ङ च। अब देखिए हमने बोला ङ, कई बच्चे से बोलते हैं ये क ख ग घ आना खल्ली बोलते हैं, ये आना खल्ली नहीं होता। आना खल्ली भाषा में केवल एक होता है और वो आएगा भी थोड़ी देर में, लेकिन वो खल्ली भी नहीं होता, बस आना होता है। तो इसमें ये होता है ऊंगा, ये गले से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, इसलिए इनको कंठव्य कहते हैं। इन पर आधारित कुछ शब्द होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें कंघा लिखना है, कंघा, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना, देखिए प्रत्येक वर्ग में ये वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तो और प वर्ग। ये इन सारे वर्गों में जो आखिर का अक्षर है वो अनुनासिक अक्षर व्यंजन होता है, अनुनासिक, नासिका व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन, अनुस्वार भी कहते हैं इसको, या अंकी मात्रा के लिए चलता है। तो इनका प्रयोग कैसे होता है, अब जैसे क वर्ग को हम ले रहे कंघा, कंघा में जो बाद में घ बन रहा है ना, तो अब ये देखते हैं कि घ कौन से वर्ग का है, तो घ इसी क वर्ग का है, इसलिए क वर्ग का अनुस्वार ही आधा बन करके अर्थात तो उसका आ स्वर निकल करके तब हम इसमें प्रयोग करते हैं, तब ये शुद्ध होता है। इस प्रकार से ये हो गया कंघा। और इसी प्रकार से गंगा, देखिए गंगा में कई बच्चे ऊपर से बिंदी भी लगा देते हैं, अनुस्वार लगा देते हैं या आधा न्याय बना देते हैं, ये गलत है, ये ठीक से तो ऐसे ही होगा जो, क्योंकि ग जो है वो क वर्ग का है और क वर्ग का अनुस्वार क्या है, ये अंग वाला है, तो अंग का हम प्रयोग इसमें करते हैं अनुस्वार के रूप में। ऐसे ही अब आ गया ये आया च वर्ग, च वर्ग का अनुस्वार क्या आता है, ये भी अणा नहीं होता, अणा खाली ये भी नहीं होता, क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्ग जो है, और इसमें
एक बात और है इसमें, जो कै वर्ग हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें पूरा क वर्ग ताल ये कंठव्य कहा गया क्योंकि गले से आवाज निकलती है। इसके साथ में है भी ऐसा ही होता है, वो भी कंठव्य है, हालांकि वो इस वर्ग से अलग होता है। इसी प्रकार से च वर्ग में य और श, ये य और श और पूरा ये वर्ग कौन सा, च छ ज झ य, ये सारा का सारा तालु से बोला जाता है, तालु से। तो तालु से बोला जाता है, इसलिए इसको तालुव्य कहते हैं। इसमें य और श भी इसी में ही होता है। और जब हम जैसे हमें संजीव लिखना है तो ज्यादातर क्या करते हैं, स के ऊपर बिंदी लगाएंगे, जीव लिखेंगे, संजीव हो जाएगा। गलत। स के बाद में न बनाएंगे, आधा न, और जीव लिखेंगे, संजीव हो जाएगा। ये भी गलत। सही क्या है, स है कि जय, जो हम जय को देखते हैं कौन से वर्ग का है, तो जय जो है ये च वर्ग का है, और च वर्ग का अनुस्वार क्या, इया, तो इसमें आधा इया बनेगा, सा के बाद में आधा इया, जी और वह, ये वाला संजीव, संजीव हो जाता है। इसी प्रकार से चंचल शब्द है, कई लोग चा के ऊपर ये काम चलाऊ होते हैं, किताब में भी मिलेगा आपको, लेकिन ये पूरी तरह शुद्ध नहीं माना जाता। पूरी तरह शुद्ध जो माना जाएगा वो चा के बाद में इया लगाने से होगा, ना तो आधा न लगाना है, ना इस पे बिंदी लगानी है, ये वाला इस प्रकार से लगाना है, चंचल, इस प्रकार से होगा। अब आइए, ये है ट वर्ग। कौन सा है, ट वर्ग। और ट वर्ग में जहां पूरा ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, ये है अण, केवल एक होता है हिंदी में अण, ठीक है। तो ट वर्ग में र और श भी यही है, क्योंकि ये ट वर्ग जो है ये हमारे मूर्धा, ये जो हमारे जीभ के ऊपर का हिस्सा जो जाता है ऊपर, जहां जीभ टकराती है, तो मूर्धा वहाँ ये उसमें जीभ टकराने से, तो ट ठ ड ढ ण सब में जीभ ऊपर टकरा रही है, तो इसे मूर्धव्य बोलते हैं। इन पूरे वर्ग को मूर्धव्य बोलते हैं। इसमें र और श भी इसी में माने जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे ये है इंटर लिखना, घंटा लिखना, हमें घंटा मान लीजिए, है ना, तो घंटा में घ आधा न टा नहीं बनता, वो गलत है। घ के बाद में ये आधा अण बनाएंगे हम, जैसे आपने इंटर कॉलेज लिखा हुआ देखा होगा, उसमें आधा न तो नहीं बनता, आधा अण बनता है उसमें, तो वहां पर इंटर इस प्रकार से हम बनाते हैं। और ऐसे ही गण्य, अग्रगण्य शब्द आता है, उसमें ये क्या नाम इसका, अब हाँ इसमें इंटर हो गया। अब अगला शब्द देखो, ये क्या है, अगला वर्ग देखो, अगला वर्ग ता वर्ग। ता वर्ग क्या है, ये ता वर्ग दांतों के बीच से बोला जाता है, इसलिए इसे दंतव्य कहते हैं, त थ द ध न, ठीक है। तो ये दंतव्य, इसके साथ में ये स और ल, ये दोनों और लगे हुए होते हैं, ये भी दंतव्य कहलाते हैं। और इनका वो लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे ये दंतव्य में अंतर में इसमें अशुद्ध और शुद्ध दोनों दे रखे हैं, हम लिखने में गलती कर जाते हैं, ए के ऊपर बिंदी लगा देंगे, इस प्रकार का कोई आधा अण आधा न, वो आधा न ही बनेगा इसमें। क्यों, क्योंकि तय का अनुस्वार न होता है, बाद का जो होता है ना, तो इसमें सब में आधा न ही चलेगा। अंधा, अंतर, कंधा, मंदिर, इनमें सब में आधा न चलेगा। अब आइए ये पै वर्ग। पै जैसे कि हम दोनों, हमारे दोनों होंठ कैसे टकरा रहे हैं, तो होठों, हमारे होठों के प्रयोग से, इस्तेमाल से, दोनों के टकराने से ये बनते हैं, इसलिए इस वर्ग को पूरे को हम ओष्ठव्य कहते हैं, क्योंकि होठ से बोले जाते हैं, प फ ब भ म, ठीक है। तो इसमें भी, इसमें क्या होता है, बाद में मैं आया तो मैं इनका अनुस्वार होता है। जैसे कंपन लिखना है तो कै के बाद आधा मैं आएगा, खंबा लिखना तो ख के बाद में आधा मैं आएगा, स्तंभ लिखना है तो तय के बाद में आधा मैं आएगा, ठीक है। तो स्तंभ हो जाता है। और इस प्रकार से अब आ जाता है आखिर में अंतस्थ। ये अंतस्थ कौन से होते हैं, जो मुंह के अंदर से जो अक्षर निकलते तो हैं, आवाज निकलती तो है, लेकिन उनको बोलते समय मुंह के अंदर किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं होता। तो ये हैं 3, य र ल। और एक होता है दंतोष्ठव्य। दंतोष्ठव्य जो दांत और ओंठ दोनों के प्रयोग से बोला जाता है, और होता वह। एक बात और बता दूं कि ये चारों य र ल व, ये चारों अर्ध
व्यंजन या अपूर्ण स्वर माने जाते हैं। ये य र ल व, क्योंकि य जो बनता है ई और ए मिलाकर ई है ना, तो इन इसे जल्दी करके बोलेंगे ई ई ई ई ई ये बन गया है ना। इसी प्रकार से वह को देखो जरा, ऊ और ए मिलाकर आ बना करके बनता है ऊ आ ऊ आ ऊ आ ऊ आ ऊ वा बन गया। इस प्रकार से ये स्वर के अधिक निकट माने जाते हैं, इसलिए इनको हम दंतोष्ठव्य